नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद, जितने भी ये सारे थे ये सभी हम लोग कर लिए हैं। और आज हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ भाई, सामाजिक जीवन उस समय का कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, गुप्तचर व्यवस्थाएँ कैसी थी, उस समय किस प्रकार के कर लगे हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी होगा आज। मैं वही सारे टॉपिक ला रही हूँ जिनसे कि एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है या फिर पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए हाँ, अभी इतने कम समय में ज़्यादा बुक रखने से अच्छा है कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसी को आप 3 से 4 बार पढ़ जाएं, क्योंकि सभी में वही रहेगा, मौर्य काल रहेगा, अकबर बादशाह या अधिवेशन रहेगा, यही सब रहेगा। तो उन्हीं सबों को बार बार अलग अलग किताबों में पढ़ने से बेटर है कि कोई एक किताब को हम लोग अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ जाएँ। और मौर्य प्रशासन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार, क्योंकि अर्थशास्त्र में ही मौर्य काल के सभी राज व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है, जो कि किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखा था। अच्छा चलिए, चाणक्य कौटिल्य से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, चाणक्य कौटिल्य, जिनको कि विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम क्या था, चनक था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। किसको, चाणक्य को। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो कि 15 अभिकरणों यानी खंडों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: स्वामी, आमत्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। ये सभी क्या बताए गए हैं, तो राज्य के अंग बताए गए हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सबसे पहले 1909 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। किसको, अर्थशास्त्र को। आगे बढ़े, पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। यानी कौटिल्य के अनुसार राजा क्या होता है, तो सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। ठीक है, तो ये था हमारा चाणक्य से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बढ़ते हैं राजनीतिक जो व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी तरफ। तो अभी तो हम लोग ये पॉइंट देख ही लिए कि अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को क्या बताया गया है, तो निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, यानी जो वही 7 अंग बताए गए हैं उसी को क्या कहा जाता है, सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए, अगर राज्य के अंग पूछ लेता है या फिर सप्तांग सिद्धांत करके क्वेश्चन बना देता है तो ये दोनों एक ही रहेगा। तो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। यानी ये 7 अंग राज्य के होते हैं। मौर्य काल में शीर्ष अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। जो मौर्य काल में शीर्ष जो अधिकारी होते थे यानी ऊंचे पद पर, उनको क्या कहा जाता था, तो महामात्र या तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। उन्हें 48,000 पर्ण वेतन के रूप में मिलते थे। पर्ण क्या होता था, 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था, जिसको कि पर्ण कहा जाता था, और जो कि उनको वेतन के रूप में मिलता था 48,000 पर्ण। तो ये जितने डाटा दिए गए हैं इनसे प्रश्न बनते हैं। अब देख लेते हैं, शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का होना जरूरी था, जो शासक को सलाह देने में सक्षम हो। तो ये बात सही है भैया। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी थे, जिनसे कि आप देखते होंगे कि सीता अध्यक्ष से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सीता अध्यक्ष किस विभाग को कहा जाता है या फिर किस विभाग के अधिकारी होते हैं। तो सीता से याद रखिए कि सीता धरती से ही उत्पन्न हुई थी, तो यह कृषि विभाग से है। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ लिए तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अक्षपटलिक, अक्ष का मतलब क्या होता है, लिखना। तो यहाँ पर देखिए महालेखाकार था, तो अक्षपटलिक कौन था, तो यह एक महालेखाकार था जो कि अधिकारी होता है। पौतवाध्यक्ष, ये किसका अधिकारी होता है, तो पौता अध्यक्ष। पौत से नाप तौल इस प्रकार से आ रहा है ना, तो माप तौल का अधिकारी कौन कहलाता है, तो पौताध्यक्ष कहलाता था। पतनाध्यक्ष, देखिए पतन याद करिए, पतना नहीं पढ़िए, पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, यानी तो ये बंदरगाहों का अधिकारी होता था, जिसको कि पतनाध्यक्ष कहा जाता था। अब एक रह गया पणयाध्यक्ष। पणया किसका होता था, तो वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये याद हो गए होंगे। अब 2 प्रकार के इसमें न्यायालय थे मौर्य शासनकाल में, कंटक शोधन या फौजीदारी न्यायालय था, और धर्मस्थलीय या दीवानी न्यायालय था। ठीक है, प्रांत, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत में जो थे, देखिए उत्तरापथ जो कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र का पाटलिपुत्र, अवंतिका, उज्जैन, और कलिंग का तोशली। तो कलिंग जो है वो बाद में जुड़ा था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में कलिंग जब विजय प्राप्त किया तब ये 5वां प्रांत जुड़ा था, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 ही प्रांत थे। इस बात को नोट्स कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के अधिकारी से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, समाहर्ता किसका अधिकारी होता था और यह इसका क्या कार्य होता था, तो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, समाहर्ता कहलाता था, या फिर ये अधिकारी होता था। सन्निधाता क्या होता था, तो राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षण होता था, जिसको क्या कहा जाता था, तो सन्निधाता कहा जाता था। व्यवहारिक ये कौन कहलाता था, तो ये अधिकारी होता था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, धम महामात्र, तो धम से तो पता चल रहा है कि भैया समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए
धम का मतलब क्या होता है, धर्म से जुड़ा हुआ था यानी, तो ये इसका अधिकारी था। अंतः महामात्य सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, तो अंतः महामात्य कहलाता था। अस्त्राध्यक्ष, स्त्राध्यक्ष यानी स्त्री, इसको पढ़ लीजिए, तो महिलाओं के नैतिक आचरण की देख रेख करने वाला अधिकारी स्त्राध्यक्ष कहलाता था। रज्जुक कौन होता था, तो रज्जुक वह अधिकारी था जो साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी ये होते थे, ठीक है। समाज में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी क्या होते थे, रज्जुक कहलाते थे। युक्तक कौन था, तो जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी युक्तक कहलाता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। देखिए ये फौजदारी न्यायालय का है प्रदेष्टा, और एक हम लोगों ने देखा था दीवानी न्यायालय का, उसको व्यवहारिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है महामात्य प्रशप, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। देखिए अब यहाँ पर प्रांतों को भी बोला, क्या क्या बोला जाता था मौर्य काल में, तो प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि मौर्य काल में जो प्रांत होते थे उनको किस में बांटा जाता था, तो आहार या विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थानिक होते थे, ठीक है। जिला के नीचे, जो जैसे जिला के नीचे हम लोग गाँव कहते हैं, तो वहाँ पर क्या कहलाता था, स्थानिक कहलाता था, जिनमें 800 गाँव होते थे, ठीक है। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुखिया कहलाता था। विषय क्या हो जाता है, प्रांत, यानी प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था, तो विषयपति कहलाता था। और ग्राम का प्रधान कहलाता था। आगे समिति देख लेते हैं, समिति देखेंगे क्योंकि ये 6 समितियों में विभक्त थी, और फिर इसके सेनाओं से जुड़े हुए ये जो डाटा पूछे जाते हैं ना, इसको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले समिति को देख लेते हैं। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, ठीक है। और इन 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां कौन कौन सी थी, तो पहला जो था वो विदेशियों की देखरेख करता था, दूसरा जन्म मरण की देखरेख, और इन सभी में 5 लोग होते थे। उद्योग एवं शिल्पकार निरीक्षण, चौथा था वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण करने वाला, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और बिक्री कर वसूलने का कार्य करने वाला। ये इस प्रकार से ये 6 समितियां बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं कि सैनिकों को नगद वेतन मिलता था मौर्य काल में, ठीक है। नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी, यानी सबसे अधिक जो किसान थे उनकी संख्या थी, उसके बाद सैनिकों की संख्या आती है। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 600,000 पैदल सिपाही थे। डाटा याद रखते चलिए, 600,000 पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी एवं 8,000 अश्वचालित रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों का एक परिषद होता था जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था। अभी हम लोग देखें तो ये किसके बारे में बोल रहा है, ये सैनिक प्रशासन के बारे में बोल रहा है। ऊपर वाला जो था वो नगर प्रशासन के बारे में था, ठीक। उसकी भी ऐसी ही थी, 6 समितियां बनी हुई थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि एक परिषद, यहाँ पर एक परिषद था, ठीक है। सैनिकों के प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की, यहाँ भी 6 समितियों में विभक्त था। सेना की 6 समितियाँ देख लीजिए, तो जल सेना हो गया, यातायात एवं रसीद की व्यवस्था करने वाला रसद, पैदल सेना की व्यवस्था, अश्व सेना की देखरेख करने वाला, गज सेना की देखरेख और रथ सेना की व्यवस्था करने वाला। ये सभी क्या थी, इसकी 6 समितियाँ थी और इनमें सभी में 5-5 सदस्य होते थे। देखिए अब यहाँ पर मैं वहीं आपको सारे पॉइंट करवा रही हूँ जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग स्वयं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये सभी किसी भी एग्जाम के लिए ये बेनिफिट रहेगा, चाहे बिहार एसएससी दे रहे हो, सीजीएल में भी ये, मतलब हिस्ट्री तो सबके लिए ऑलराउंडर होता है ये सब्जेक्ट जो सोशल साइंस होता है। देखिए अब जो मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। इसने इंडिका की रचना की, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। किसने, मेगास्थनीज ने कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था। किस किस में, किसान हो गए, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। ये 7 क्या थे, विभाजित वर्ग थे। अगला आता है हमारा इससे जुड़ा एक पॉइंट, उसके अनुसार भारतीय शिव एवं कृष्ण, मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय थे यानी शिव, जो कि उन लोग क्या कहते थे, डायोनिसियस कहते थे, एवं कृष्ण जिसको कि हेराक्लिस कहा था, इसकी पूजा करते थे। तो ये मेगास्थनीज के अनुसार था। आगे बढ़ते हैं, गुप्तचर व्यवस्था देख लें तो महामात्य प्रशर्प यह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। इसका नाम भी अजीब है। गुड पुरुष, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भैया मौर्य काल का जो अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गुड पुरुष। संस्था क्या थी, तो एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था। अगर संचरा पूछ ले तो संचरा किस प्रकार के गुप्तचर थे, तो घूम घूम कर जो गुप्तचरी करते थे उनको संचरा कहा जाता था। अब आते हैं मौर्य काल के सामाजिक जीवन पर। तो मौर्य काल में वन व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार क्या रखा गया था, जन्म रखा गया था। दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था मौर्य काल में। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकरण जातियाँ थीं जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। कितनी, तो 15 वर्ण,
संकर जातियाँ थी जो कि अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। इन सभी विवाहों को भी देखेंगे। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। ठीक है। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा है। देखिए मेगास्थनी ने समाज को कितने वर्गों में बांटा है, तो 7 वर्गों में। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहिर, निरीक्षक एवं सभासद हैं। तो इन 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने समाज को बांटा है। अब देखिए अनुलोम विवाह क्या होता था। अनुलोम एक याद कर लेंगे तो प्रतिलोम अपने आप ही याद हो जाएगा। और नियोग प्रथा क्या होता है, तो स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, ये नियोग प्रथा होता है। तो अनुलोम में क्या होता है, इसमें जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ण का होता है और महिला जो होती है निम्न वर्ण की होती है। और वहीं उल्टा प्रतिलोम में आ जाइए तो उसमें पुरुष निम्न वर्ण का होगा और कन्या जो है वो उच्च वर्ण की होगी। तो ये था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अब उस समय जो मौर्य प्रशासन था उसमें स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा उस समय वर्जित थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया ना। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था, मतलब सम्राट के अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था, लेकिन उच्च शिक्षा वर्जित था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। अभी हम लोग देखें अनिष्कासनी यानी वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी। पता ही चल रहा है निष्कासन का मतलब बाहर जाना और अनिष्कासनी मतलब घर के अंदर ही रहना। गणिका क्या होता था, तो वेश्या को गणिका कहा जाता था। रूपजीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहा जाता था। तो ये थी स्त्रियों की दशा मौर्य काल में। आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं संपन्न मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी उनकी आर्थिक स्थिति। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, जिनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। यानी उनका क्या करना था, भैया देख रेख करना था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था भी करता था। पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। तो सुदर्शन झील से प्रश्न पूछता है ना, तो किसने करवाया, पुष्यगुप्त ने करवाया था। अदेव मातृका, अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो अदेव मातृका कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी, राजकीय स्वामित्व की भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि। भूमि का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है। सिंचाई कर में कितना, तो 1/3 से 1/5 के बीच था। ये सब कर के बारे में बता रहा है। ठीक है। भू राजस्व एवं सिंचाई का कर कुल उपज का कितना था, तो 1/2 भाग था कुल उपज का। भू राजस्व एवं सिंचाई कर भाग क्या होता था, तो कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, भाग कहलाता था। वस्त्र निर्माण मौर्य काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, जिसका अधिकारी क्या कहलाता था, तो सूत्राध्यक्ष। देखिए सूत्र से आप कपड़ा का वो क्या बोलते हैं, सूता बोलते हैं ना, तो उसको याद कर लीजिए, यानी सूताध्यक्ष कहलाता था। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। उत्तरापथ एक प्रमुख राजमार्ग था। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। ठीक, आगे बढ़ें। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। तो भारत का व्यापार कहाँ से होता था, तो रोम से, फारस से, सीरिया से, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्तता था। पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन थे, सोपारा एवं भड़ौच जो था वो प्रमुख बंदरगाह था, और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त बंदरगाह था। श्रेणी उद्योग ये संस्थाएं श्रेणी क्या कहलाती थी, तो उद्योग की जो संस्थाएं होती थी वो श्रेणी कहलाती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। देखिए कर के रूप में, बिक्री कर के रूप में कितना लिया जाता था, तो मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था, तथा इसे बचाने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था। जो नहीं देगा उसको मृत्युदंड दिया जाता था। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। ब्याज को क्या कहा जाता था, तो रूपिका और परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। मौर्य काल में सिक्के को क्या कहा जाता था, तो निष्क या स्वर्ण, किसको, सोने के सिक्के को कहा जाता था। करशापन चांदी के सिक्के को, काकणी तांबे के छोटे सिक्के को काकणी कहा जाता था। ठीक है। धरण सिक्के को, यानी वही करशापन या धरण, देखिए 2 चांदी के सिक्के को 2 कहा जाता था, करशापन या फिर धरण कहा जाता था। काकणी तांबे के छोटे सिक्के को कहा जाता था। और लक्षणाध्यक्ष सिक्कों के जारी करने वाला अधिकारी होता था, लक्षणाध्यक्ष। ठीक, अब चलिए इसके ललित कला और वास्तुकला को देख लेते हैं। कला में मौर्यों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए अशोक ने कई नगरों की स्थापना की, जिनमें श्रीनगर एवं ललित पाटन जो कि नेपाल में है, ये प्रमुख है जो नगरों की स्थापना की थी अशोक ने। अगला है हमारा राजा प्रसाद। तो देखिए राजा प्रसाद क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद महल था जो लकड़ी का बना हुआ था। कुम्हरार यानी पटना में 80 स्तंभ वाले राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं। कितने स्तंभ वाले, 80 स्तंभ वाले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीदारगंज जो पटना के निकट है, दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, यक्षिणी की मूर्ति। गुफा, अशोक ने बाबर की पहाड़ी यानी जो गया के निकट है उसको, बाबर की पहाड़ी को काट करके भिक्षुओं के लिए गुफा बनवाई थी, जिसको कि सुदामा की गुफा बनवाई। ठीक है, उसका नाम है सुदामा की
गुफा। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि यानी बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो नागार्जुनी एवं लोमस ऋषि जो गुफा है उसका निर्माण किसने करवाया? तो दशरथ ने करवाया, जो कि अशोक का पौत्र था। और अशोक ने किसका करवाया? तो सुदामा की गुफा बनवाई। ठीक है, बराबर की पहाड़ी को कटवाकर, जो कि गया में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।